मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं सुमन अपने YouTube चैनल क्रिएटर्स एंड व्यूवर्स पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मज़े में होंगे और अपनी तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे हों। आपकी तैयारी को और समृद्ध करने के लिए आज मैं प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2023 अंक से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम लेकर प्रस्तुत हूँ और आशा करता हूँ कि आपके लिए ये अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट भी करें और अपने तैयारी कर रहे अन्य मित्रों को शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक आसानी से पहुंच जाए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपको ये उल्लेखनीय है कि मैं जो आपको अंत तक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पहुँचा पा रहा हूँ, ये प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2023 से संकलित है और इसके लिए मैं प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका और उनकी पूरी टीम का, पूरे सिस्टम का अनेक अनेक आभार व्यक्त करता हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि जब मेरे वीडियो को आप पूरा देख लें तो एक बार आप जो प्रतियोगिता दर्पण का जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है इसका ऑफलाइन रिव्यू एक बार कर लें ताकि जो ये अब तक जो समूचा जो तथ्य है, संपूर्ण तथ्य जो है वो आप तक आपको अच्छे से आत्मसात हो जाए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और शुरुआत करते हैं। जो पहला फैक्ट है वो ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध का 1 वर्ष पूर्ण, दोनों देशों में तबाही के बावजूद युद्ध विराम नहीं। डिटेल में जानते हैं कि 24 फरवरी 2023 को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 1 वर्ष पूरा हो गया। 1 वर्ष पूर्व 24 फरवरी 2022 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में अपने विशेष सैन्य अभियान की घोषणा की थी। उस समय उन्होंने कहा था कि रूस का मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं है बल्कि उसका विसैन्यीकरण करना है, जिसके जवाब में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वह हमले का सामना करेंगे और पीठ नहीं दिखाएंगे। इस प्रकार विगत 1 वर्ष से ये युद्ध जारी है जिसका फिलहाल अंत होता नहीं दिख रहा है। न तो यूक्रेन ने पीठ दिखाई और न ही रूस का हमला यूक्रेन के विसैन्यीकरण तक सीमित रहा। वस्तु स्थिति यह है कि 1 वर्ष पूर्व रूस ने जब यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था तो उसे ये युद्ध इतना लंबा चलने की आशा नहीं थी। उसका अनुमान था कि रूसी सेना अधिक से अधिक 1-1.5 महीने में यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेगी, लेकिन पश्चिमी देशों के हस्तक्षेप ने व्लादिमीर पुतिन का इंतजार और मुश्किलें दोनों बढ़ा दी। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सहित अनेक पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार उपलब्ध कराए, जिनके दम पर यूक्रेनी सेना ने रूस को करारी चोट पहुंचाई है। साथ ही रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी पश्चिमी देशों ने लगाए, जिनसे भारी नुकसान का सामना रूस को करना पड़ रहा है। रूस को हो रहे आर्थिक नुकसान को महसूस करते हुए ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन बीते दिनों में कई बार यूक्रेन से युद्ध विराम के लिए बातचीत करने पर सहमति जता चुके हैं, लेकिन यूक्रेन भी अब अड़ चुका है कि वह तब तक बातचीत में शामिल नहीं होगा जब तक रूसी सेना उसके क्षेत्र से बाहर नहीं जाती। ऐसे में युद्ध विराम के कोई निकट आसार भी अभी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। 1 वर्ष से अधिक समय से चल रहे इस युद्ध पर विराम लगना ही चाहिए। ऐसे में भारत का कथन है कि वार्ता कूटनीति से ही इसका समाधान निकाला जाना चाहिए और यही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दूसरे तथ्य की ओर अगर हम बढ़ें तो वो यही है, इसी से संबंधित है कि रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव 141-7 के मतांतर से पारित, भारत मतदान से अलग रहा। रूस और यूक्रेन के बीच विगत 1 वर्ष से चल रहे युद्ध के 1 वर्ष पूर्व संध्या पर 23 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष आपातकालीन सत्र में रूस के विरुद्ध एक प्रस्ताव 141-7 के मतांतर से पारित किया गया। भारत व चीन सहित 32 सदस्य देश इस प्रस्ताव पर मतदान में अनुपस्थित रहे। मतदान में अनुपस्थित रहे देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश व ईरान भी शामिल थे। भारत ने इस प्रस्ताव से दूरी बनाते हुए कहा कि भारत यूक्रेन की स्थिति को लेकर चिंतित है। महासभा के आपातकालीन विशेष सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा
कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण हमारी सामूहिक अंतरात्मा का अपमान है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि यह युद्ध क्षेत्रीय और स्थिरता को हवा दे रहा है और वैश्विक तनाव और विभाजन को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि युद्ध की वजह से अन्य संकटों की तरफ से ध्यान हट रहा है और संसाधनों की कमी हो रही है और वैश्विक मुद्दों को दबाया जा रहा है। महासभा के द्वारा प्रस्तावित जो प्रस्ताव दिया गया और जिसे पारित किया गया, उसमें यूक्रेन की उस सीमा के अंदर उसकी संप्रभुता, आज़ादी, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता जताई गई है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली हुई है। और इसमें कहा गया है कि रूस बगैर किसी देरी और शर्त के यूक्रेन इलाकों से पूरी तरह से वापस चला जाए। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट फैक्ट है वो ये है, अमेरिकी क्षेत्र में चीन के खुफिया गुब्बारे को अमेरिका ने मार गिराया। अमेरिकी क्षेत्र के ऊपर चीन के एक संदिग्ध जासूसी गुब्बारे की उड़ान की जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को मिल रही थी। कुछ दिन तक इस पर नज़र रखने के बाद अमेरिका ने एक मिसाइल प्रहार के जरिए इसे 4 फरवरी को नष्ट कर दिया। वर्जीनिया में लांगले से उड़ान भरकर अमेरिका के एक लड़ाकू विमान से छोड़ी गई मिसाइल के प्रहार से गुब्बारे का मलबा अटलांटिक महासागर में अमेरिकी क्षेत्र में गिरा। समुद्र में गिरे इस मलबे को एकत्र कर अमेरिकी नौसेना ने इसे खुफिया एजेंसी FBI को सौंप दिया। गुब्बारे में उच्च क्षमता वाले कैमरों की मौजूदगी की बात कहते हुए FBI ने कहा है, यह कैमरे एक ही स्थान के कई कोनों से फोटो लेने में और वीडियो बनाने में सक्षम है। अमेरिकी सरकार के इस बयान के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि मार गिराए गए गुब्बारे के द्वारा जासूसी करने के गुब्बारे के द्वारा जासूसी करने के जो तार हैं वो चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने यह भी कहा, यह गुब्बारा उन गुब्बारों से वायरलेस के जरिए जुड़ा था जो 5 महाद्वीपों के 40 से अधिक देशों के ऊपर उड़ते हुए जासूसी कर रहे हैं। पेंटागन के अनुसार संदर्भित गुब्बारे को सर्वप्रथम 28 जनवरी को देखा गया था और अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे गिराने का फैसला देरी से किया गया। सबसे उपयुक्त समय मिलते ही इसे गिराया गया। चीनी गुब्बारे को गिराए जाने से अमेरिका चीन संबंधों में तनाव में वृद्धि हुई है। इस मामले में एक बयान जारी करके चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मानव रहित और सैन्य गुब्बारे पर गैर जरूरी बल प्रयोग कर अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके गंभीर परिणाम उसे भुगतने होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तथ्य जो है वो ये है, शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति होंगे। बांग्लादेश में विगत 10 वर्षों से राष्ट्रपति रहे मोहम्मद अब्दुल हामिद का इस पद पर दूसरा कार्यकाल 23 अप्रैल 2023 को समाप्त होगा, जिसके बाद शहाबुद्दीन चुप्पू वहां नए राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पूर्व न्यायाधीश एवं स्वतंत्रता सेनानी शहाबुद्दीन चुप्पू इस पद के लिए सत्तारूढ़ दल की ओर से उम्मीदवार थे। 350 सदस्यीय संसद में सत्तारूढ़ आवामी लीग, जिसकी सीटों की संख्या 305 है, ने अपनी पार्टी के शहाबुद्दीन चुप्पू को इस पद के लिए नामांकित किया था और विपक्षी पार्टी, जिसके सभी 7 सदस्यों ने दिसंबर 2022 में त्यागपत्र दे दिया था, ने कोई उम्मीदवार इस पद के लिए खड़ा नहीं किया था। इस प्रकार चुप्पू ही इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे। नामांकन पत्र की जांच के बाद चुनाव आयोग ने 13 फरवरी को ही उन्हें निर्वाचित घोषित किया। 73 वर्षीय शहाबुद्दीन चुप्पू मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद के कार्यकाल की समाप्ति पर अप्रैल 2023 में यह कार्यभार ग्रहण करेंगे और वो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति होंगे। आगे बढ़ते हैं मित्रों। निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स साइप्रस के नए राष्ट्रपति निर्वाचित। यूरेशिया के द्वीपीय राष्ट्र साइप्रस में 12 फरवरी 2023 को संपन्न चुनाव में पूर्व विदेश मंत्री व निर्दलीय उम्मीदवार निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं,
इस पद के लिए पहले 5 फरवरी को संपन्न पहले दौर के मतदान में कई उम्मीदवार होने के कारण किसी को भी निर्वाचन के लिए आवश्यक 50% मत प्राप्त नहीं हुए थे, जिसके बाद दूसरे दौर का मतदान वहां 12 फरवरी को कराया गया, जिसमें 5 फरवरी के मतदान में सबसे अधिक मत पाने वाले 2 उम्मीदवार क्रिस्टो डुलाइट्स तथा अनुभवी राजनयिक आंद्रेस माव्रोइयानिस में से ही किसी एक को मतदाताओं को चुनना था और मतदान के इस दौर में 51.9% मत प्राप्त कर क्रिस्टो डुलाइट्स ने विजय दर्ज की। प्रतिद्वंदी उम्मीदवार माव्रोइयानिस को 48.1% मत 12 फरवरी को मिले थे। निवर्तमान राष्ट्रपति निकोस एनास्तासिएड्स, जो लगातार 2 कार्यकाल से राष्ट्रपति हैं, संवैधानिक प्रावधानों के तहत तीसरे कार्यकाल के लिए वहां चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुर्की में भूकंप के भीषण झटकों से तबाही, सीरिया में भी झटके। यूरेशिया स्थित तुर्की 6 फरवरी 2023 वो उसके बाद के भूकंप के झटकों के कहर का शिकार बना हुआ है। वहाँ भीषण भूकंप का पहला झटका 6 फरवरी को आया। रिएक्टर पैमाने पर 7.8 तीव्रता वाले इस भूकंप के कहर से संभला भी नहीं था कि लगातार 3-4 दिनों तक नए झटके वहां आते रहे। भूकंप का केंद्र टर्की के दक्षिण में सीरियाई सीमा के निकट गाजियान्टेप प्रांत में नूरदगी शहर में था, जिससे सीमावर्ती देश सीरिया भी इससे प्रभावित हुआ। बाद में कुछ झटके निकटवर्ती कहरन मारास क्षेत्र में आए। सीरिया में भूकंप के झटकों से जहां लगभग 4000 मौतें आकलित की गई हैं, वहीं तुर्की के भूकंप प्रभावित 10 राज्यों में 30,000 मौतों की पुष्टि फरवरी के मध्य तक हो चुकी थी तथा ध्वस्त इमारतों के मलबे से शवों का मिलना अभी जारी है। 25,000 से ज़्यादा इमारतें भूकंप के झटकों से वहां ध्वस्त हुई हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहां 7 दिन का राष्ट्रीय शोक राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने घोषित किया था। भारत सहित अनेक देशों ने संकटग्रस्त तुर्की व सीरिया के लिए राहत सामग्री तत्काल ही रवाना की। भारत ने राहत सामग्री, चिकित्सा आपूर्ति व ड्रिलिंग उपकरणों के अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल NDRF की टीम भी मदद के लिए वहां भेजी। कश्मीर मामले में खुलकर पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की में राहत के लिए ऑपरेशन दोस्त नाम से सहायता मिशन भारत ने संचालित किया है। भूकंप के परिणाम स्वरूप वहां भीषण तबाही के लिए भवनों के निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग और भूकंप रोधी न बनाए जाने को भी बड़ा कारण विशेषज्ञों ने बताया। तुर्की में भवन निर्माण संहिता लागू है। इसके नियमों के तहत इमारतों को भूकंप रोधी बनाया जाना अनिवार्य है। इस नियमों को ताक पर रखकर वहां लाखों इमारतें इस तरह से बनाई जा चुकी है जिसका निर्माण घटिया है। भवन निर्माण में लापरवाही बरतने के लिए बड़ी संख्या में वारंट वहां जारी किए गए हैं। ऐसे लगभग 130 ठेकेदारों को फरवरी के मध्य तक गिरफ्तार किया जा चुका था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गैब्रियल चक्रवात से न्यूजीलैंड में उत्तरी द्वीप में तबाही, आपातकाल की घोषणा। न्यूजीलैंड में गैब्रियल नाम के उष्णकटिबंधीय चक्रवात ने भारी तबाही फरवरी के मध्य में मचाई है। चक्रवाती तूफान के चलते देश के उत्तरी द्वीप में बड़े पैमाने पर बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं हुई है। साथ ही 13 फरवरी की भीषण वर्षा से 60,000 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी घुस जाने से बड़ी संख्या में लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं तथा 40,000 से अधिक घरों में बिजली बंद हुई। पानी के कारण क्षेत्र की अधिकांश सड़कें और उड़ानें भी वहां बंद हो गई थी। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में नॉर्थलैंड, ऑकलैंड, बे ऑफ प्लेंटी, वाइकाटो व हॉक्स बे आदि शामिल थे। न्यूजीलैंड के आपदा प्रबंधन मंत्री ने इस संकट को न्यूजीलैंड के लोगों के लिए एक वास्तविक खतरे के साथ आई प्राकृतिक आपदा बताया। इस भीषण आपदा में आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस ने 14 फरवरी को की है। न्यूजीलैंड के इतिहास में ये तीसरा ही अवसर है जब आपातकाल वहां घोषित किया गया है। इससे पूर्व 2019 में क्राइस्ट चर्च में आतंकी हमले के बाद और 2020 में कोविड महामारी के दौरान आपातकाल की घोषणा वहां की गई थी। तो मित्रों,
ये सारे तथ्य थे जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित थे और प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका अप्रैल 2023 से संकलित मैं आपको पहुंचा पाया। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए उपयोगी भी सिद्ध होगा। और चलते चलते मैं एक बार फिर से प्रतियोगिता पत्रिका का अनेक आभार व्यक्त करता हूं और आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी में जुटे रहें, लगे रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें। सफलता एक दिन अवश्य आपके कदम चूमेगी। और इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।